Okay. So let's continue with this example. Now, an investor expects the following returns in three economic scenarios: good, normal, bad. गुड कंडीशन में वो 20% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है, नॉर्मल कंडीशन में 15% और बैड इकोनॉमिक कंडीशन में 10% का। अब इकोनॉमिक कंडीशन गुड होने की प्रोबेबिलिटी है 0.3 यानी कि 30%, नॉर्मल होने की जो प्रोबेबिलिटी है 0.4 यानी 40% एंड बैड की है 0.3 यानी कि 30%। ऑलवेज नोट की जो प्रोबेबिलिटी है उसका टोटल हमेशा 1 बनेगा, 1 शोज 100%। ठीक है, ना ये 1 से कम बनेगा ना ये 1 से ज्यादा बनेगा, आपका परसेंटेज हमेशा ये 100% यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आनी चाहिए। सबमिशन करेंगे। ओके, देखिए 20 इंटू 0.3 किया 6 आ गया, 15 इंटू 0.4 किया 6 आ गया, 10 इंटू 0.3 किया 3 आ गया। तो मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना बन गया? अब 6 प्लस 6 प्लस 3, पीआई आर आई में तीन वैल्यूज आ गए, 6 6 और 3, इनको ऐड किया तो मेरा आ गया 15%। तो हमने बेसिकली क्या किया, एक कॉलम हमारा रिटर्न का, एक प्रोबेबिलिटीज का, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया और जो थर्ड कॉलम बन गया पीआई आर आई उसका टोटल कर दिया, वो जो टोटल है मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न बन गया। क्लियर? ओके, दिस इज ऑल अबाउट द रिटर्न। रिटर्न जो है हमारा ये है। रिटर्न के बाद अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन आता है रिस्क। रिटर्न में देखिए हम लोगों को डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चंस वी हैव 3 टाइप्स ऑफ रिटर्न। आपको क्वेश्चन में जिस भी तरीके से इंफॉर्मेशन गिवन होगी आप उसको कंप्यूट करेंगे, आपको उसको देख के समझना पड़ेगा कि आपका इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न है, एवरेज रिटर्न है या रियलाइज्ड रिटर्न है। नाउ नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ रिस्क। एक्चुअल रिटर्न्स आर नॉट ऑलवेज इक्वल टू द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। जैसे कि हमारा जो अभी देखा आपने कि रियलाइज रिटर्न है कुछ, ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न कुछ और है। तो हमेशा ये जरूरी नहीं होता कि एक्चुअल रिटर्न और रियलाइज रिटर्न या जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है जितना हमने एक्सपेक्ट किया, मान लो एक्सपेक्ट किया 15%, बट एक्चुअल रिटर्न 20% भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये जो मेन कॉज है उसके रिस्क के पीछे कि आपका जो रिटर्न है इट इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, अब रिस्क का मतलब क्या है? रिस्क बेसिकली रेफर्स टू द वेरिएबिलिटी ऑफ एक्चुअल रिटर्न। आपका जो एक्चुअल रिटर्न है जो वेरी करता है, उस वेरिएबिलिटी को हम कहते हैं रिस्क। लेकिन यहीं पर आपके कुछ एसेट्स होते हैं जो रिस्क फ्री एसेट होते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल्स है, हम उन्हें रिस्क फ्री एसेट कहते हैं। उसे रिस्क फ्री एसेट क्यों कहते हैं? क्योंकि उन पर एक तो रिटर्न फिक्स्ड है, प्लस उनमें कैपिटल लॉस का हमें चांस इसलिए नहीं है बिकॉज गवर्नमेंट इज द इशूअर। हमें डिफॉल्ट का लॉस नहीं है, वो गवर्नमेंट इशू करता है, सेंट्रल आरबीआई इशू करता है। तो हमें पता है कि वो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस हमें मिल जाएगी। देयरफॉर सिर्फ ट्रेजरी बिल्स को हम रिस्क फ्री एसेट मानते हैं। अब अगेन आपके रिस्क और रिटर्न जो है वो एक साथ एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। रिस्क कम होता है, अब से ट्रेजरी बिल है उनमें रिस्क कम है, रिस्क जीरो है। रिटर्न जीरो नहीं होता, कुछ परसेंटेज तो रिटर्न मिलता है। वो रिटर्न क्यों मिलता है दैट आई टेल यू। लेकिन इसके अलावा जैसे जैसे रिस्क बढ़ता है आपका रिटर्न बढ़ता जाता है, हम कहीं जैसे जैसे रिटर्न बढ़ता है हमारा रिस्क बढ़ता जाता है। ये सबसे ज्यादा रिटर्न हमें इक्विटी पे मिलता है तो उस पर रिस्क भी सबसे ज्यादा है। नाउ ये जो डिग्री ऑफ रिस्क है ये डिफरेंट एसेट्स का डिग्री ऑफ रिस्क डिफरेंट होता है। रिस्क हमारा इंक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग द रिटर्न एंड वाइस वर्सा। जैसे आपका रिटर्न बढ़ेगा रिस्क बढ़ेगा, और रिस्क अगर आपका रिटर्न कम हो जाएगा तो रिस्क भी आपका कम हो जाएगा। अब दो ऐसे टर्म्स होते हैं जैसे रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, हम इनको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। देयर आर टू टर्म्स रिस्क एंड अनसर्टेनिटी व्हिच आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, लेकिन ये डिफरेंट होती है। ठीक है, नॉर्मली हम लोग उनको एक दूसरे की एज अ प्रॉक्सी यूज कर लेते हैं बट दोनों का मीनिंग डिफरेंट होता है। अनसर्टेनिटी क्या होता है? अनसर्टेनिटी एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर हम किसी इवेंट के पॉसिबल आउटकम्स को ना तो मेजर कर सकते, ना हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स अवेलेबल होते हैं, और अगर आउटकम अवेलेबल भी हो जाए तो उनकी प्रोबेबिलिटी हम नहीं मेजर कर सकते। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। और रिस्क क्या होता है? रिस्क वो सिचुएशन है जहां पर हम किसी इवेंट के पॉसिबल आउटकम्स को मेजर भी कर सकते हैं और जो है उसके साथ हम एक प्रोबेबिलिटी को अटैच कर सकते हैं।
ओके, तो आपका जो रिस्क है वो रिस्क वो सिचुएशन है जहां पर आप किसी भी इवेंट के आउटकम की को भी मेजर कर सकते हैं और प्रोबेबिलिटी भी आप उसको असाइन कर सकते हैं। अब क्योंकि हम रिस्क आउटकम्स मेजर कर सकते हैं और प्रोबेबिलिटी असाइन कर सकते हैं, तो हम रिस्क को मेजर कर सकते हैं। अनसर्टेनिटी कैन नॉट बी मेजर्ड। अनसर्टेनिटी को मेजर क्यों नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि हमें ना तो आउटकम्स पता, ना उन आउटकम्स के साथ हम लोग जो एक प्रोबेबिलिटी है वो असाइन नहीं कर सकते। प्रोबेबिलिटी असाइन किए बिना हम रिस्क को क्वांटिफाई नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। जब भी हम रिस्क को पढ़ते हैं तो हमारा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है इन्वेस्टर्स के टाइप्स। हमारे पास नॉर्मली 3 टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, रिस्क एवर्स, रिस्क न्यूट्रल एंड रिस्क लवर्स। रिस्क एवर्स कौन होते हैं? रिस्क एवर्स वो पर्सन होते हैं जिनको हम कहते हैं द पर्सन हु ट्राई टू अवॉइड द रिस्क। वो कम से कम रिस्क लेना चाहते हैं, और अगर उनको एक एडिशनल यूनिट रिस्क की लेनी पड़ती है, अज्यूम करनी पड़ती है कोई एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जहां पर उनका रिस्क अगर थोड़ा सा भी बढ़ता है, तो वो प्रोपोर्शनेटली हायर रिटर्न डिमांड करते हैं। ठीक है, मान लो रिस्क उनका 10 से 11% हो रहा है, तो रिटर्न उनको 15 से 20% चाहिए, तो proportionately they demand higher return for an increment in the risk. रिस्क न्यूट्रल जो होते हैं नॉर्मल होते हैं, अगर एक नॉर्मल प्रोपोर्शनेट उनको अगर रिटर्न रिस्क बढ़ता है हाई रिटर्न पे उनके लिए ओके है। मतलब जिस प्रोपोर्शन में रिस्क बढ़ता है वो उसी प्रोपोर्शन में उनको रिटर्न में उनको इंक्रीमेंट चाहिए, दैट्स इट। देन वी हैव द रिस्क लवर। रिस्क लवर मतलब क्या होता है? दे आर आल्सो नोन एज द रिस्क सीकर्स। जो रिस्क लेना उनको पसंद है, जो इन्वेस्टमेंट करते ही रिस्क के लिए, उनको रिस्क लेने में इंटरेस्ट आता है। इसीलिए अगर कई बार क्या होता है रिस्क बढ़ता है तो भले ही रिटर्न उतना प्रोपोर्शनेटली ना बढ़े, मान लो रिस्क जो है किसी इन्वेस्टमेंट में 5% बढ़ रहा है, लेकिन रिटर्न शायद 1 या 2% बढ़े, वो उसके लिए भी उनके लिए ओके है। दे कैन एज्यूम हायर रिस्क even for a lower proportionate increase in the returns. They are called the risk lovers. I hope it makes sense. Then we have the classification of risk. रिस्क को हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं? हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं रिस्क को। एक होता है हमारा सिस्टमैटिक रिस्क और एक है हमारा अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है? सिस्टमैटिक रिस्क बेसिकली इट इज एन ऑल परवेसिव रिस्क। ऑल परवेसिव का मतलब क्या है? ये हर इन्वेस्टमेंट में ये रिस्क जरूर होता है। ठीक है, हर फर्म को ये रिस्क अफेक्ट करता है। ये इकोनॉमी की जनरल मार्केट कंडीशंस की वजह से है, जैसे इन्फ्लेशन है या इंटरेस्ट रेट है या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, ये हर फर्म को अफेक्ट करेगा। ये बात अलग है कि किसी फर्म को ज्यादा अफेक्ट करेगा, किसी को कम। तो सिस्टमैटिक रिस्क इज ऑल परवेसिव इन नेचर। दिस इज द रिस्क which affects all the firms. The risk is caused by the general market conditions like inflation, interest rate, economic environment, political environment, etc. अब अगर आप देखिए जो जनरल मार्केट कंडीशन है वो सभी के लिए सेम है, ठीक है, लेकिन ये बात अलग है किसी कंपनी को ये ज्यादा अफेक्ट करेंगे और किसी कंपनी के शेयर प्राइसेस को कम अफेक्ट करेंगे। ऐसा क्यों? जो कंपनी ज्यादा, जो फर्म मार्केट के ऊपर हेवीली डिपेंड करती है उनका सिस्टमैटिक रिस्क ज्यादा हो जाता है, और जो मार्केट से के ऊपर कम डिपेंड करती है उनका मार्केट कंडीशंस पे जो कम डिपेंड करती है उनके लिए जो है ये वाला रिस्क आपका सिस्टमैटिक रिस्क कम हो जाता है, लेकिन होता सभी में। ठीक है, सिस्टमैटिक रिस्क को हम नॉर्मली बीटा से मेजर करते हैं। बीटा इज अ मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है, नाउ ये जो सिस्टमैटिक रिस्क है इसको हम अनअवॉइडेबल रिस्क भी कहते हैं। अनअवॉइडेबल रिस्क क्यों कहते हैं? क्योंकि दिस कैन नॉट बी अवॉइडेड। ये रिस्क जो है सबके लिए है, तो ये हमेशा ही रहता है क्योंकि मार्केट कंडीशंस पर डिपेंड करता है, तो एवरी कंपनी हैज टू फेस दिस रिस्क। द कॉजेज ऑफ द सिस्टमैटिक रिस्क। जब हम सिस्टमैटिक रिस्क की बात करते हैं तो हमारे 3 मेन कॉजेज होते हैं, मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड इन्फ्लेशन रिस्क। आपका मार्केट रिस्क कौन सा होता है? इट इज बेसिकली द टेंडेंसी ऑफ द शेयर प्राइसेस टू मूव विद द मार्केट। आपके शेयर प्राइसेस मार्केट के साथ अगर मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर मार्केट के प्राइसेस बढ़े तो आपके कंपनी के शेयर प्राइसेस बढ़ जाएंगे, मार्केट के प्राइस घटे तो शेयर प्राइसेस भी घट जाएंगे। मतलब मार्केट इंडेक्स, अगर मार्केट में मार्केट इंडेक्स फॉल करता है और शेयर प्राइस भी फॉल कर जाते हैं तो इसको हम कहते हैं मार्केट रिस्क।
सिस्टमैटिक रिस्क का 2/3 पार्ट जो होता है आपका मार्केट रिस्क की वजह से होता है, और इसीलिए सिस्टमैटिक रिस्क को बहुत बार मार्केट रिस्क भी कहा जाता है। तो सिस्टमैटिक रिस्क को हम जो है ज्यादातर मार्केट रिस्क भी कहते हैं ना। ये जो आपको जो मार्केट रिस्क है, जस्ट अ मिनट नाउ, देखिए मार्केट रिस्क किस तरीके से अफेक्ट करता है। मान लो एक कंपनी है, उसके जो प्राइजेस हैं, फॉर एग्जांपल आपके जो कंपनी है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी तो डेली चेंज नहीं होती, वो तो आपके एनुअल रिपोर्ट से ही पता चलती है। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट साल में एक बार आएगी, लेकिन आपकी शेयर प्राइसेस जो मार्केट है वो बार बार मूव होती है। मार्केट में जो अगर मान लो किसी कंपनी के बारे में कोई बैड न्यूज आई तो एकदम से इसकी प्राइस पर इफेक्ट हो गया, या जनरल मार्केट कंडीशंस की वजह से आपका जो आपके जो जनरल मार्केट कंडीशंस है, जनरल मार्केट कंडीशंस का इम्पैक्ट हर कंपनी पे पड़ रहा है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अभी ये रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, इससे ओवरऑल जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपने पैसा विड्रॉ करना शुरू कर दिया। आपकी जो स्टॉक मार्केट है वो अनस्टेबल हो गई। तो भले ही प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट पड़े ना पड़े, लेकिन मार्केट में इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स की वजह से, इन्वेस्टर्स में अगर पैनिक हुआ कोई उनके सेंटिमेंट्स की वजह से मार्केट डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, तो दिस इज कॉल्ड द मार्केट रिस्क। और फिर नॉर्मली सभी कंपनी के शेयर्स, जब पूरी मार्केट डिक्लाइन करती है तो हर कंपनी के शेयर डिक्लाइन करना शुरू कर देते हैं, भले ही आपके प्राइस जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो डिक्लाइन करे ना करे। तो दिस इज कॉल्ड मार्केट रिस्क। देन वी हैव इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है? मार्केट का जो इंटरेस्ट रेट है अगर उसमें चेंज होता है तो उसकी वजह से हमारे जो प्राइसेस में चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट रेट रिस्क। So interest rate risk arises because of the change in the market interest rate. The prices of the bonds and debentures are inversely related to the market interest rate. If the rate of the interest increases, market price of the fixed income security decreases and vice versa. मतलब आपकी जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी, जैसे आपकी जो मार्केट का जो इंटरेस्ट रेट है वो आपके बॉन्ड्स और डिवेंचर के प्राइस से इनवर्सली रिलेटेड है। इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उनके प्राइसेस कम हो जाते हैं, और अगर आपके इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो उनकी प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो मार्केट का जो आपको जो इंटरेस्ट रेट है ये बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के प्राइसेस पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, और जो शेयर प्राइसेस होते हैं उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में होता है। ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट रेट्स का इम्पैक्ट जो है शेयर इनके इन्वेस्टमेंट के प्राइसेस पे होता है। तो दिस इज अनदर कॉज ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। देन वी हैव द इन्फ्लेशन रिस्क और परचेजिंग पावर रिस्क। इन्फ्लेशन रिस्क और परचेजिंग पावर रिस्क क्या होता है? ये इन्फ्लेशन की वजह से आता है। इन्फ्लेशन से क्या होता है आपके प्राइस में, इन्फ्लेशन इज द सिचुएशन वेयर द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। अगर मान लो प्राइसेस बढ़ते हैं तो क्या होता है हमारी परचेजिंग पावर पे इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे? मान लो कोई चीज 100 रुपए की है और 6 महीने बाद वो 105 रुपए की हो जाए, ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, उसके 5% प्राइस बढ़ गया। दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। अब मान लीजिए आपने एक जगह इन्वेस्टमेंट करी, 100 रुपए को आपने किसी बैंक में या कहीं पे भी आपने इन्वेस्ट कर दिए, और 6 महीने बाद उसका प्राइस आपको जो उससे पैसे मिल रहे हैं वो 110 रुपए मिल रहे हैं, और इन्फ्लेशन लेकिन 5 की जगह आपको 15 रुपए हो जाता है। तो वो 100 रुपए जो है, जो आपके 110 रुपए है, उसका रिटर्न आपके इन्फ्लेशन से कम है। मतलब वो आपकी इन्फ्लेशन को भी कवर नहीं कर पा रहा, आपकी परचेजिंग पावर इन्वेस्टमेंट करने के बाद कम हो गई है, बढ़ी नहीं है। तो इसको हम कहते हैं परचेजिंग पावर रिस्क और इन्फ्लेशन रिस्क। इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो हमारे लिए चीजें महंगी हो जाती है, गुड्स बिकम एक्सपेंसिव एंड द पीपल कैन बाय लेसर क्वांटिटी ऑफ गुड्स विद द सेम इनकम। सेम इनकम से उनकी जो क्वांटिटी है गुड्स की वो कम हो जाती है। दिस लीड्स टू फॉल इन द परचेजिंग पावर। इससे उनके परचेजिंग पावर उनकी कम हो जाती है, और देयरफॉर इंक्रीज इन द इन्फ्लेशन रिक्वायर्स दी हाई रिटर्न बाय द इन्वेस्टर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर आपका इन्फ्लेशन 15% हो जाता है या मान लो इन्फ्लेशन 10% है, तो ऑब्वियसली आप इन्वेस्टमेंट करने के पर जो रिटर्न है वो कम से कम 10% से ज्यादा
होगा आपको तभी तो कुछ बेनिफिट होगा, वरना आपको कोई बेनिफिट नहीं है। तो इन्फ्लेशन इज अगेन अनदर सोर्स ऑफ रिस्क. So these are the three sources of systematic risk or causes of systematic risk. आपका अनसिस्टमैटिक रिस्क, जैसे मैंने बताया सिस्टमैटिक रिस्क आपका ऑल परवेजिव है, वो सभी फर्म्स को अफेक्ट करता है, सभी फर्म्स को तो अफेक्ट करता है, लेकिन सभी फर्म्स के लिए कांस्टेंट नहीं होता, किसी फर्म को ज्यादा अफेक्ट करेगा, किसी फर्म को कम अफेक्ट करेगा. बट अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, दैट इज स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर फर्म एंड नॉट द मार्केट एज अ होल. ये फर्म टू फर्म वेरी करता है, आपकी मार्केट के होल पूरी मार्केट के पूरी मार्केट के ऊपर का जो अफेक्ट है वो इसमें नहीं होता. मतलब जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है, इट इज नॉट सेम एज द मार्केट रिस्क. ये फर्म्स को अफेक्ट करेगा, मार्केट को अफेक्ट नहीं करेगा. दिस रिस्क डज नॉट अफेक्ट ऑल द फर्म्स. दिस रिस्क इज पर्टिकुलर टू अ कंपनी, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में ज्यादा हो जाएगा, किसी में कम हो जाएगा. जैसे मान लो अब आपके यार्न के अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो उसका इफेक्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे है, लेकिन उसका इफेक्ट पेट्रोलियम इंडस्ट्री पे नहीं है. ठीक है, तो ये किस कंपनी के लिए स्पेसिफिक हो गया, इट इज स्पेसिफिक टू दी टेक्सटाइल इंडस्ट्री. तो दिस इज द अनसिस्टमैटिक रिस्क. इसी तरीके से all these factors are form specific as they need to be analyzed separately for each firm. अब मान लो एक कंपनी है, एक फर्म है, उस फर्म में के पास लोन बहुत ज्यादा है. लोन ज्यादा होने से क्या होता है, उसका डेट इक्विटी रेशियो बेसिकली अनफेवरेबल है. इट हैज टू पे हाई अमाउंट ऑफ फिक्स चार्जेस, उसको फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस बियर करने पड़ते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट. तो ये आपका क्या हो गया, ये भी आपका फर्म टू फर्म वेरी करेगा. किसी फर्म के पास हाई लेवरेज हो सकता है, किसी के पास हो सकता है उसके पास बिल्कुल भी लोन है ही नहीं, उसके पास फाइनेंशियल चार्जेस है ही नहीं. ठीक है, तो अब अनसिस्टमैटिक रिस्क को हम अवॉइडेबल रिस्क भी कहते हैं. क्यों, क्योंकि एक तो इनको हम अवॉइड कर सकते हैं. सिंस these risks are firm specific, they need to be analyzed separately for each firm. Since the unsystematic risk is specific to a company, it can be eliminated by investing in the shares of the companies having no unsystematic risk. हम इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, देखिए सिस्टमैटिक रिस्क तो मार्केट से के फैक्टर से राइज होता है, जनरल इकोनॉमिक कंडीशन से होता है, तो उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते. लेकिन बाय प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन, by picking up the shares of those companies which have no unsystematic risk, हम इस रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं. ठीक है, और ये कैसे होता है, बाय मेकिंग द पोर्टफोलियो, portfolio management, by diversification we can pick up the shares of the companies which have no unsystematic risk, and therefore only we are left with the systematic risk. In this way we can minimize the risk, and therefore risk minimization is possible only by diversification or portfolio management. अब आपके अनसिस्टमैटिक रिस्क के क्या कॉजेज है, देखिए अनसिस्टमैटिक रिस्क के आपके दो कॉजेज है, बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क. Business risk is caused by the operating conditions of the firm. It is measured as a variability in the operating income or EBIT, earning before interest and tax, resulting from the variability in the sales. आपका बिजनेस रिस्क क्या होता है, ये आपके फर्म के ऑपरेटिंग कंडीशन से है. जैसे कि मान लीजिए आपके ये होता है किस वजह से, ज्यादातर आपके फिक्स्ड आपके फिक्स कॉस्ट की वजह से होता है. मान लो आपकी सेल्स में चेंज हुआ, सेल्स में चेंज होने से आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लेकिन उतना चेंज नहीं हो रहा, तो उसको हम कहते हैं बिजनेस रिस्क. जैसे सेल्स तो हो गई डबल, लेकिन आपके प्रॉफिट जो है डबल होने की जगह सिर्फ 1.5 टाइम्स हुआ है, या प्रॉफिट जो मोर देन डबल हो गए. वो क्यों है, बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से. मान लो आपके कंपनी में मान लीजिए डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन तो उतना ही रहेगा चाहे सेल्स आपकी 1 करोड़ की हो या 2 करोड़ की हो, डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट्स विल रिमेन सेम. ठीक है, तो या फिर आपको जो बिल्डिंग का रेंट है वो आपका सेम रहेगा. देयरफॉर अगर आपका टर्नओवर बढ़ता है तो जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा की इनकम होती है, फिक्स कॉस्ट सेम है, तो आपकी जो ऑपरेटिंग इनकम है वो ज्यादा बढ़ेगी एज प्रोपोर्शनेट टू द सेल्स. रीजन बीइंग फिक्स कॉस्ट तो उतनी ही है,
फिक्स कॉस्ट में चेंज नहीं हुआ तो एक्स्ट्रा का जितना भी इनकम होगा वो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर देगा। इसको मेजर करते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज से, DOL से। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस। फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस क्या होते हैं? लाइक आपका इंटरेस्ट है, ओके, इंटरेस्ट इज द फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज। So financial risk is caused by the presence of fixed financial charges in the form of interest in the financial structure of the company. The presence of high debt in the company leads to higher interest, which in turn decreases the income of the equity shareholder. देखिए इक्विटी शेयर होल्डर चलिए आपका जो ये फाइनेंशियल रिस्क है ये क्या है? फाइनेंशियल रिस्क इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट इन द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। जिस कंपनी के ऊपर लीवरेज ज्यादा है, जिसने लोन ज्यादा ले रखा है, तो उसको फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस भी उसके ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अब फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस का रिस्क कौन बियर करता है? सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स बियर करते हैं। कैसे? इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब पहले देयर इज अ प्रायोरिटी लिस्ट। सबसे पहले कंपनी के जो अर्निंग्स है वो किसको पे किए जाते हैं? सबसे पहले पे किए जाते हैं इंटरेस्ट टू द आउटसाइडर्स। जितने भी लोन है, डिबेंचर्स है, उन सबको इंटरेस्ट दिया जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है अर्निंग बिफोर टैक्सेस। टैक्सेस पे करने के बाद आपको बचता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें से डिविडेंड इनकम दी जाती है। उसके बाद कुछ बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को इनकम मिलती है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका हाई डेट है, हाई फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस है, तो इक्विटी शेयर होल्डर की इनकम उतनी ही कम हो जाती है। तो दिस इज अ कॉज ऑफ द फाइनेंशियल रिस्क। प्लस कभी भी लिक्विडेशन होता है तो सबसे पहले इन्हीं लोगों का मतलब जो आउटसाइडर्स है उनकी लायबिलिटी पहले पे करी जाएगी और इक्विटी शेयर होल्डर्स को बाद में पे किया जाता है। तो इसकी वजह से जो सारा रिस्क है अल्टीमेटली किसको बियर करना पड़ता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव टू बियर ऑल दिस रिस्क एंड देयरफॉर द it is called the degree of the financial, it is measured by the degree of financial leverage. Now the presence of high debt in the company leads to higher interest, which in turn decreases the income for the equity shareholder. Also, high debt could create a risk of non-payment of capital by the firm in the event of winding up. The presence of fixed financial charges may cause a greater increase in EPS for a given increase in operating profits. Financial risk is measured by the degree of financial leverage. डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज हम कैसे मेजर करते हैं? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अर्निंग पर शेयर बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। मान लो ईबीआईटी में 10% चेंज है लेकिन ईपीएस आपका चेंज हो रहा है 15% या ईपीएस चेंज हो रहा है आपका 5%, तो इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। कि अर्निंग चेंज होने से इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो अर्निंग है, अर्निंग पर शेयर किसको मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर को। उनकी अर्निंग्स में जो चेंज आता है इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल रिस्क। So business risk and financial risk are two causes of unsystematic risk and these are specific to a company. ये हर कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, सब कंपनी में सेम नहीं होता और किसी कंपनी में होगा किसी में नहीं होगा, तो इसको हम कहते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क which can be avoided by proper diversification. What are the sources of risk? अभी हमने जो पांचों कॉजेस पढ़े हैं बेसिकली यही आपके पांचों जो है सोर्सेज है रिस्क के। मार्केट रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क व्हिच वर द कॉजेस ऑफ द सिस्टमैटिक रिस्क, एंड बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क व्हिच वाज द कॉजेस ऑफ द अनसिस्टमैटिक रिस्क। यही पांचों मिलकर आपके रिस्क के सोर्सेज बनते हैं। These we have already discussed. Now how to measure the risk? Risk is measured in the form of standard deviation. स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली स्कैटरनेस मेजर करता है। आप लोगों ने ये सेकंड सेमेस्टर में भी या पहले भी इसको इकोनॉमिक्स वगैरह में भी पढ़ा हुआ होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन को मेजर करना, वैसे ही हम रिस्क को मेजर करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से। रिस्क क्या है हमारा? जैसे मैंने आपको बताया रिस्क शो द वेरिएबिलिटी ऑफ द रिटर्न, कि रिटर्न कितना वेरी करता है वो हमारा रिस्क है। ठीक है,
उस वेरिएबिलिटी को हम स्कैटरनेस यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन से मेजर करते हैं. So standard deviation is a measure of possible scatterness of the actual return around the expected return. Depending on the available data, standard deviation or risk can be calculated as follows. देखिए हमारी रिस्क कैलकुलेशन के भी ना दो तरीके हैं. अगर आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है तो, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन नहीं है तो पहले हम कर रहे हैं जब आपको खाली रिटर्न गिवन है, कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन नहीं है तो. ठीक है, अगर हमें मान लीजिए आपको गिवन है रिटर्न्स विदाउट एनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. लेट्स सपोज आपको रिटर्न्स गिवन है तो हम उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n ri minus r average, which is the r average. Average is the average return. ri is the actual return. ith रिटर्न जिसको हम कहते हैं. मान लो आपको 5 रिटर्न्स गिवन है, डिफरेंट रिटर्न्स, 5 सालों के पिछले रिटर्न गिवन है. ठीक है, और आपने एवरेज रिटर्न निकाल दिया. ठीक है, तो हमने आर आई माइनस जो एवरेज रिटर्न है वो निकाला, और ये जो आप पावर 2 देख रहे हैं दिस इज बेसिकली द स्क्वायर. हमने इसको स्क्वायर किया, उसका टोटल किया और टोटल को डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, और उसके बाद उसका अंडर रूट करते हैं तो हमारा इसका आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन. So the formula is sigma under the root sigma I is equal to 1 to n ri minus r average की power 2 divided by n. You all can note this formula. Is there any question? Okay. Okay, Bhavya, you were asking about the PPT of the last class. Actually, last class की Bhavya, are you here? Is there any way out to make conversation? Just a second. Just a second. Okay. भव्या, यू आर एक्चुअली लास्ट क्लास की कोई पीपीटीज नहीं है क्योंकि ज्यादातर मैंने आपको उसको उस पे पढ़ाया था सारा का सारा व्हाइट बोर्ड वगैरह पे, सो उसकी पीपीटीज नहीं है. देन बुक ऑथर नेम, तान्या इज आस्किंग द बुक ऑथर नेम. बुक आपकी जो है आई एम टाइपिंग द ऑथर नेम. दो तरीके की बुक्स ले सकते हैं. आरपी रुस्तगी इज गुड फॉर यू, तो दिस इज यू कैन टेक. Okay, so you people are responding and good to see. Lakshmi Kumari is saying, ma'am, re-explain example number 4. And Bhavya, you are saying कहाँ से मिलेंगे? Ayushi Jain, are you here? Can you write in the question and answer box? Sorry, मैंने इतने टाइम से ना आप लोगों का देखा नहीं है ये, तो इसलिए मुझे अब एकदम से मैं क्वेश्चन देख रही हूँ. Ayushi Jain, are you here? Can you write in the QA? बच्चे रिकॉर्डेड क्लास कैसे मिलेंगी इसका मुझे खुद आइडिया नहीं है, ये तो आपको एसएल से ही पता चल सकता है. और रिगार्डिंग प्रैक्टिकल ज्यादा आता है पेपर में या थियोरी, ये तो
क्या नाम है, देयर इज यू कैन सी द पास्ट पैटर्न, नॉर्मली 60% प्रैक्टिकल होता है, 40% थ्योरी. आयुषी, आर यू हियर? And Lakshmi, are you here? You were asking to re-explain the example number 4. कोई एग्जांपल दोबारा से एक्सप्लेन करना है तो दोबारा से टाइप कर दीजिए चैट में. कि you all want the PPTs. Author name, book author name है आपका आरपी रुस्तगी, भी आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप वनिता त्रिपाठी बुक भी फॉलो कर सकते हैं. इट्स अप टू यू, बट आरपी रुस्तगी इज सिंपलर फॉर यू गाइस. Lakshmi, you were asking me to re-explain the question number, example number 4 again. So I am re-explaining example number 4. Then I will continue at the for the practical of this risk वाला portion. आपके रिस्क के प्रैक्टिकल में उसके बाद करवाती हूँ, पहले री-एक्सप्लेन कर देती हूँ. सिमरन, यू आर आस्किंग मी फॉर द पीपीटीज. बच्चे मुझे ना एक बार कंफर्म करना पड़ेगा कि वेदर वी आर अलाउड टू शेयर द पीपीटीज और नॉट. और कि लक्ष्मी, यू आर हियर, जस्ट अ सेकंड. Okay, Lakshmi is asking me to explain the example number 4 again. Is the PPT visible? Let me share again. Okay, example number 4. एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कह रहा है, एक इन्वेस्टर ने एक शेयर खरीदा है 100 रुपए का. ठीक है, 2 साल बाद उसने वो शेयर बेचा है 105 का, 105 रुपए का. तो उसको 2 साल में कैपिटल गेन कितना हुआ? इट इज 5 रुपीज का. लेकिन उसको डिविडेंड भी मिल रहा है, पहले साल में 5 रुपए का डिविडेंड मिला और दूसरे साल में मिला 15 रुपए का. अब देखो, उसको 5 रुपए और 15 रुपए 20 रुपए का तो डिविडेंड मिल गया टोटल, और उसको कैपिटल गेन कितने का हुआ? 105 माइनस 100, यानी कि उसको कैपिटल गेन हुआ 5 रुपीज का. तो ये टोटल कितना बन गया? 5 प्लस 15 प्लस 5 अगेन, विच इज 25 रुपीज. तो 25 डिवाइड बाय द इनिशियल प्राइस. शेयर खरीदा कितने में था? 100 रुपए में खरीदा था, तो इट विल गिव यू 25%. अब ये 25% वैसे टोटल रिटर्न है. हम इसको अगर पर एनम देखेंगे तो पर एनम इट विल बी, अगर हम इसका एनुअलाइज रिटर्न देखते हैं तो एक साल का ये 12.5% कंसीडर होता है. ठीक है, इज इट क्लियर लक्ष्मी? Please write in the Q&A if it is clear to you. Lakshmi, are you here? Am I audible? Can someone write in the chat box? Ma'am, can you please to this PDF here, मैम OB होगा या नहीं? बच्चे OB होगा या नहीं ये तो मुझे पता नहीं, इसलिए ढंग से पढ़ लो. आरपी रस्तगी इजी है, डिफिकल्ट नहीं है. मुझे मैंने ना तानिया पीपीटी लिंक अभी तक क्रिएट नहीं करा है, और मुझे एक बार पूछना पड़ेगा अबाउट दी शेयरिंग पॉलिसी, कैन वी शेयर और नॉट. तो वो मैं आपको अगर शेयर कर सकते होंगे तो आई शेयर इन द लेटर क्लासेस. मैम, नॉट अवेलेबल ऑनलाइन दिस राइटर्स बुक.
नहीं, हर जगह मिल जाते हैं आप, आरपी रुस्तगी जो है हर जगह आपको बहुत इजीली मिल जाएगी, बुक शॉप से बहुत इजीली मिल जाती है। हाँ, हाउ कैन डेट एंड बॉन्ड्स इंटरचेंजेबली, नंदिनी ने क्वेश्चन पूछा है। नंदिनी गुड क्वेश्चन। हम लोग इंडिया में डेट और बॉन्ड्स को इंटरचेंजेबली वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में जो डेट और बॉन्ड्स का जो कंसेप्ट है अगर फॉरेन में देखा जाए अलग यूज होता है। नॉर्मली क्या होता है, सॉरी इंडिया में हम लोग मानते हैं कि हम लोग इनको इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, लेकिन वैसे माना जाता है जो गवर्नमेंट अगर इशू हो रहा है तो उसको बॉन्ड कहते हैं, और प्राइवेट कंपनी इशू करते हैं तो उसको डिबेंचर कहते हैं, बाकी सब चीज सेम है। फिक्स मैच्योरिटी होती है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है, लेकिन आपका जो ये टर्म्स है हम लोग इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। ओके भव्या, आई विल आस्क एंड लेट यू नो। लक्ष्मी इज हियर। एग्जाम्पल नंबर 4 लक्ष्मी समझ आ गया, मुझे नहीं पता आप यहाँ पे हैं कि नहीं। अच्छा, गूगल क्लासरूम भी है आप लोगों को, मुझे उस बारे में रियल में आइडिया नहीं है और उस पर कैसे मतलब ज्वाइन वगैरह करना है, तो ये सारी चीजें मुझे पूछनी पड़ेगी पहले, फिर मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू चमन। ऑल सब्जेक्ट क्लासेस मैम सेंड पीपीटी। ओके लक्ष्मी, इट्स क्लियर टू यू। अच्छा, आप सबको जो हमने रियलाइज अभी ये एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला है वो वाला पोर्शन क्लियर है, जो प्रोबेबिलिटी वाला निकाला है, या हमने जब एवरेज रिटर्न निकाला, एग्जाम्पल नंबर 5, 6, 7 वगैरह, वो सब क्लियर है सबको। हाँ, मोहित बुक नेम यही है, फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय आरपी रुस्तगी। इसकी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के नाम से भी आई कैन शो यू, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ सेकेंड। आई थिंक इट्स विजिबल। देखिए ये वाली बुक आपकी है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट बाय आरपी रुस्तगी, मतलब मेरे पास शायद पुराना एडिशन है, न्यू एडिशन में कवर चेंज हो गया होगा, बट बुक आपकी ये वाली है। मैनेजमेंट के नाम से सर्च करिए, बुक को आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच। बाकी किसी को किसी चीज में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। Vivek is asking example number 5 and Lakshmi is asking example number 6 again. Okay, तो मैं दोबारा से एक बार example number 5 और 6 पहले explain कर रही हूँ, फिर हम risk पे आएंगे। तो let me share the window। अभी विंडो जैसे जब मैं इस वाली स्क्रीन पे आती हूँ आप लोगों को मेरी स्लाइड्स दिख रही होती है, बिकॉज मुझे नहीं पता वो दिख रही है कि नहीं, कोई मुझे बता सकता है क्या इस टाइम जैसे मैं आपकी चैट्स पढ़ रही हूँ तो शेयरिंग हो रही है। ओके, आई होप इट इज बीइंग शेयर्ड नाउ। एग्जाम्पल नंबर 5, एवरेज रिटर्न। नाउ गिविंग यू 2 minutes टू रीड द एग्जाम्पल केयरफुली। बच्चे पहले आप लोग ना एग्जाम्पल पढ़िए, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। आपको क्या कहा गया है कि इन्वेस्टर ने शेयर्स खरीदे कंपनी के 50 रुपीज में 2016 में, 31 दिसंबर 2016। देखो इन्वेस्टमेंट में जब भी हम कंपेयर करते हैं, अब मान लो मेरे को हर साल का रिटर्न निकालना है, एवरेज रिटर्न निकालने के लिए मुझे पहले हर साल का रिटर्न पता होना चाहिए। रिटर्न कैसे निकालते हैं, ईयर एंड के प्राइस में से बिगनिंग के प्राइस को माइनस किया जाता है और बिगनिंग के प्राइस से डिवाइड करके इनटू 100 किया जाता है, ठीक है। 2016, अब बिगनिंग का प्राइस का मतलब क्या, वो जो पहले साल के एंड में प्राइस था वो, ठीक है, या एक साल पहले का प्राइस मान लो। 2017 के एंड में 60 रुपीज हो गया शेयर का प्राइस, 2016 के एंड में था 50 रुपए, तो एक साल में कितना रुपए बढ़ा, 10 रुपए बढ़ा।
यानी कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है हो गई है 60 रुपीज फ्रॉम ₹50। तो 10 रुपीज का इंक्रीमेंट हुआ ओवर 50। 50 रुपए की इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर मुझे 10 रुपए मिल रहे हैं तो मेरा परसेंटेज कितना बना 10/50 into 100, इसलिए 20% बन जाएगा। दोबारा से 2018 में क्या हुआ, प्राइस हो गया 66। तो अब मेरे लिए एक साल पहले के प्राइस तो 60 रुपीज है ना। अब मैं 2016 वाले प्राइस के साथ कंपेयर नहीं करूंगी, मैं देखूंगी सिर्फ पिछले साल से मेरे को कंपेयर करना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्यूशन में देखते हैं। ये 66 में से मैंने 60 को माइनस किया, भाई पिछले साल 60 था, 66 हो गया, 6 रुपए बढ़ गया। और पिछले साल प्राइस कितना था 60 रुपीज के ऊपर 6 रुपीज और बढ़ गए, तो ये हो गया 10%। सिमिलरली 2019 में प्राइस था मेरा 75 और 18 में था 66, तो मेरा इंक्रीमेंट कितने को 9 रुपए का। तो 75 माइनस 66 डिवाइडेड बाय 66 इंटू 100। देन 2020 में 90 रुपीज हो गया, 2019 में 75 रुपए था और 2020 में हो गया 90। तो आपको परसेंटेज चेंज कितना हो गया 90 माइनस 75 बाय 90 और 90 माइनस 75 बाय 75। ठीक है, इसका मतलब ये होता है पिछले साल से हम कंपेयर कर रहे हैं कि पिछले साल में अगर मैंने पिछले साल में शेयर परचेज किया होता तो 75 रुपए में करती हूँ परचेज, तो 75 से 90 रुपए हो गया, तो चेंज कितना हो गया 90 माइनस 75 बाय 75 इंटू 100। ऐसे 2021 में आपका प्राइस कितना हो गया 99 हो गया। ठीक है, उससे पहले का प्राइस कितना था 90 था, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ 9 रुपए का हुआ, 90 रुपए से 99 रुपए हो गया। तो इंक्रीमेंट इज 9 डिवाइडेड बाय पहले साल के प्राइस पे डिवाइड करते हैं, 90 से डिवाइड करेंगे इंटू 100, इट विल गिव यू 10%। अब ये जो परसेंटेज आ गए 20, 10, 13.6, 20, 10, इसका टोटल आप करेंगे 73.64% बनेगा। उसको फिर हमें क्योंकि एवरेज करना है तो मैं क्या करूंगी 5 से डिवाइड करूंगी एंड इट विल गिव मी 14.73%। इज इट क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। ओके, 6 में क्या है, मैंने 5th एग्जांपल में ये अज्यूम कर लिया कि कंपनी जो है ना साथ साथ डिविडेंड भी दे दिया है। 2017 में 5 रुपए का डिविडेंड दिया है, 18 में 6 रुपए का, 19 में 3 रुपए का, 20 में 5 रुपए का और 2021 में 7 रुपए का। तो अभी तक तो मेरे पास सिर्फ कैपिटल गेन था, अब मैंने उसमें डिविडेंड भी ऐड कर दिया। तो दोबारा से अपना रिटर्न कंप्यूट करेंगे। देखिए, डिविडेंड तो आपका कैपिटल गेन तो आपका वही है जो प्राइस चेंज, जो 50 रुपए से 60 रुपए हुआ तो 10 रुपए का कैपिटल गेन हो गया, 5 रुपए का डिविडेंड मिल गया, तो टोटल कितना हो गया 15 रुपए मिल गए हमें। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 50, तो 15/50 इंटू 100 किया, क्योंकि परसेंटेज है तो मैंने इंटू 100 शो नहीं करा, मैंने डायरेक्टली करा हुआ, तो 30% बन गया। देन 66 से 66 हुआ, कैपिटल गेन 6 रुपए का हो गया, ये तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा है। अब इस 6 रुपए में 6 रुपए डिविडेंड के और बढ़ गए, तो टोटल रिटर्न हो गया 12 रुपए, उसको मैंने डिवाइड किया 60 से और इंटू कर दिया 100। देन वी हैव 75। नेक्स्ट क्या है मेरा 75 रुपीज हो गया 66 से, तो 9 रुपए का कैपिटल गेन हुआ और इस साल में 3 रुपए का डिविडेंड मिला, अगेन 12 रुपीज है, लेकिन पिछले साल का प्राइस क्या है 66, तो डिवाइड करेंगे 66 से इंटू 100 किया 18.18। उसके अगले साल में मेरा जो प्राइस है वो 90 रुपए बन गया, यानी कि 75 से अगर 90 हो गया तो 15 रुपीज इज द कैपिटल गेन एंड 5 रुपीज का डिविडेंड है, तो मेरा कितना होगा टोटल 20 रुपीज। 20 को पिछले साल के प्राइस 75 से डिवाइड करूंगी, इट विल गिव मी 26.67%। और उसके बाद अगले साल में दोबारा 90 से 99 99 रुपीज हो गया, तो यानी कि 10 रुपए का कैपिटल गेन हुआ और 7 रुपए का डिविडेंड मिला, टोटल 16 रुपीज का मेरे पास रिटर्न आया है, डिवाइड बाय 90, पिछले साल का 90 रुपीज था शेयर का प्राइस, उससे डिवाइड कर देंगे इंटू 100 करा 17.17। इन पांचों रिटर्न का टोटल हो गया मेरा 112.62, तो एवरेज रिटर्न विल बी 112/0.62 डिवाइड बाय 5, 22.52%। क्लियर है? Just let me check the.
Vivek and Lakshmi, are these two examples clear to you? Can you please write in the chat box? Q&A में लिख दीजिए, क्लियर है नहीं आपको? लक्ष्मी, विवेक, अरे इतने सारे चैट आ गए तो मैं पढ़ भी नहीं पाई। रिस्क कैलकुलेशन शुभम मैं अभी दोबारा करवाऊंगी, वो मैं उस पे अभी कैलकुलेशन पे एग्जांपल पे नहीं आई। विवेक मैम 5 इयर्स में शेयर प्राइस 50 से कम भी हो सकता है, तो उस टाइम पे हाँ नेगेटिव होगा, तो आपका नेगेटिव आएगा। मैंने होल्डिंग पीरियड रिटर्न में माइनस का क्वेश्चन कराया था, तो उसमें हमारा कैपिटल गेन की जगह लॉस हो जाएगा, तो वो नेगेटिव में भी आ जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील। सिमरन इज सेइंग क्लियर, थैंक यू सिमरन। 6, अच्छा आपको क्लियर है। नंबर 6 क्लियर है सबको, 5 भी क्लियर हो गया। अब कोई मुझसे पूछ रहा था कि मैम रिस्क कैलकुलेशन बता दो। अच्छा, आयुष वाज सेइंग कि मैम एक्सपेक्टेड रिटर्न बता दो, मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ, और उसके बाद हम करेंगे रिस्क का कैलकुलेशन। आई होप सबके डाउट सब क्लियर है। एक्सपेक्टेड रिटर्न के बाद अभी मैं आपको पहले एक बार एक्सपेक्टेड रिटर्न बता रही हूँ, फिर रिस्क बता रही हूँ, फिर एट द एंड में दोबारा से डाउट्स ले लूंगी, ठीक है? तो इसके बीच में अभी टाइपिंग मत करना। व्हेन आई विल आस्क यू टू टाइप देन ओनली टाइप। मैं बीच बीच में स्क्रीन स्विच नहीं कर पाऊंगी। मैंने बताया एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है विच वी आर एक्सपेक्टिंग टू अर्न इन द फ्यूचर। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा आर आई पी आई। सिग्मा आर आई पी आई मतलब रिटर्न को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, और एक कॉलम बन जाएगा जहाँ पे देखो ये 2 कॉलम क्वेश्चन में गिवन है रिटर्न और प्रोबेबिलिटी का। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक और कॉलम बन गया आर आई पी आई का, उसका टोटल जो होता है वो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न बन जाता है। जैसे ये पहले था 20, इसको 0.3 से मल्टीप्लाई किया 6 बन गया। देन हमारे पास है 15, इसको 0.4 से मल्टीप्लाई करा 6 बन जाएगा। और उसके बाद 10 है, उसको हमने 0.3 से मल्टीप्लाई किया तो अगेन 3 बन गया। इन तीनों का जो टोटल है लास्ट कॉलम का 15% बन गया, तो ये मेरा पी आई आर आई बन गया 15%। क्लियर है? एक मिनट बच्चे, एक्सपेक्टेड रिटर्न क्लियर है? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। ओके, थैंक यू तानिया। अब आते हैं हम अपने रिस्क वाले कंपोनेंट पे, कैलकुलेशन ऑफ रिस्क। आई वाज टेलिंग यू कि जो रिस्क का कैलकुलेशन करना है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, मैंने इसका आपको फॉर्मूला बताया है, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n। देखो सिग्मा आई टू 1 to n जो होता है ना, वो सम शो करता है। आप 2 मिनट इसको भूल जाइए, आप सिंपली फोकस करिए। आर आई इज द आईएथ रिटर्न माइनस एवरेज रिटर्न, उसका स्क्वायर करना है, डिवाइड बाय एन करना, और फिर उस पूरे का एवरेज अंडर रूट कर देना। अब देखिए कैसे होता है ये मुझे दे रखे हैं पिछले 5 सालों की रिटर्न्स दे रखे हैं इन परसेंटेज। अच्छा, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में प्राइजेस दे रखे होंगे, तो हमें रिटर्न कैलकुलेट करना होगा, फिर हम ये परसेंटेज रिस्क निकालेंगे, ठीक है? यहाँ पे रिटर्न आपको डायरेक्टली गिवन है। ओके, ये सॉल्यूशन है, मुझे रिटर्न गिवन थे 10, 12, 15, 10, 12, 15, 18, 20। टोटल मेरा रिटर्न आ गया कितना? 75। अब ये जो 75 है इससे परसेंटेज कितना बन जाएगा?
पहले देखो मुझे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, मुझे एक्चुअल रिटर्न में से एवरेज रिटर्न माइनस करना है। मैंने यहाँ नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो एवरेज रिटर्न कैसे होगा, टोटल रिटर्न डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पिछले 5 साल का रिटर्न है तो डिवाइड कर दिया, मेरा एवरेज आ गया 15%। क्लियर? अब मैं क्या करूंगी, हर साल का जो रिटर्न है, लुक एट द थर्ड कॉलम, फर्स्ट टू कॉलम्स वर गिवन टू मी इन द क्वेश्चन, मैंने बस टोटल करके डिवाइड बाय 5 करके एवरेज रिटर्न निकाल दिया, ठीक है। अब 10 में से 15 आर आई माइनस आर एवरेज है मेरा, ये आर आई माइनस आर एवरेज मतलब ये मेरा रिटर्न था सेकंड कॉलम में, इनकी वैल्यूज में से मैंने एवरेज रिटर्न मैंने माइनस कर दिया। तो 10 में से 15 माइनस किया -5, 12 में से 15 माइनस किया -3, 5 15 में से किया 0, 18 में से किया 3, 20 में से किया 5। अब ये जो थर्ड कॉलम आया मैं इसका स्क्वायर करूंगी, तो स्क्वायर किया और उस स्क्वायर का टोटल आ गया 68। देखो -5 का स्क्वायर 25, -3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और ये टोटल बन गया 68। ठीक है, इस 68 को अब मैं क्या करूंगी, सॉरी इस 68 को 5 से डिवाइड किया क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, ये आया मेरा 13.6, इसका स्क्वायर रूट किया 3.69% इज माय रिटर्न। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। आपको क्लियर है? सिमरन रिस्क ही करवा रही हूँ मैं। अच्छा, सोर्स ऑफ रिस्क मैं एट द एंड दोबारा बता दूंगी। हिमांशु पहले भी हम लोग ना प्रैक्टिकल पोर्शन कर रहे हैं, तो एक बार प्रैक्टिकल हो जाए उसके बाद मैं आपको जो है दोबारा से ये वाला सोर्स ऑफ रिस्क मैं उसकी बता दूंगी। अभी मुझे ये बताइए, अभी जो मैंने रिस्क वाला किया है वो क्लियर है सबको, किसी को डाउट है? ये 15 हमने सिमरन जो हमें रिटर्न्स दे रखे हैं ना 10, 12, 15, 18, 20, उसका टोटल किया है और डिवाइड किया है 5 से, क्योंकि 5 सालों का रिटर्न है तो हमने पहले एवरेज रिटर्न निकाला है। आर एवरेज शोज द एवरेज रिटर्न, वो एवरेज निकालने के बाद मैंने उसको माइनस किया है। क्लियर है सिमरन? सिमरन इज इट क्लियर नाउ? इसको ना एक्सपेक्टेड रिस्क कहते हैं, इसको पर ईयर रिस्क नहीं कहते। रिस्क कभी भी हम पर ईयर नहीं कंप्यूट करते अक्षय। तो सिमरन अब तुम्हें कोई डाउट है? 15 में से माइनस नहीं किया, हर वैल्यू में 15 इसलिए माइनस किया क्योंकि वो एवरेज रिटर्न है, तो एक्चुअल रिटर्न में से एवरेज रिटर्न माइनस करना है, इसलिए मैंने 15 माइनस किया है। ओके, आस्किंग मैम थर्ड कॉलम 15 माइनस कहाँ से आया है अर्जुन? ओके अर्जुन, एक बार दोबारा देखो इस क्वेश्चन को। बच्चे ये देखिए, मेरे को ये जो पहले दोनों कॉलम है वो क्वेश्चन में गिवन है, ये 5 रिटर्न गिवन है, उनका टोटल करके डिवाइड बाय 5 करके मैंने एवरेज रिटर्न निकाल लिया। अब थर्ड कॉलम है मेरा आर आई, यानी कि जो एक्चुअल रिटर्न है इसमें से एवरेज रिटर्न माइनस करना है मुझे, क्योंकि मेरे फॉर्मूले का पार्ट है एक्चुअल रिटर्न माइनस एवरेज रिटर्न, इसलिए मैंने एवरेज रिटर्न निकाला उसको माइनस किया है। फिर ये जो कॉलम बन गया उसका स्क्वायर किया, वो मेरा फोर्थ कॉलम बन गया, स्क्वायर करके टोटल करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किया और फिर अंडर रूट लिया है, ये किया है हमने। I hope it is clear to everyone. Now don't type anything now. I am unable to switch the screen. मैं आगे का करवा रही हूँ, उसके बाद एट दी एंड मुझसे जब मैं कहूंगी जब टाइप करना, ताकि मैं साथ साथ पढ़ सकूं। ये तो मेरा था जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन नहीं है, लेकिन अगर मुझे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है तब मैं क्या करूंगी, देखो फॉर्मूला सेम रहता है, एन से डिवाइड करने की जगह ये जो हमने फोर्थ कॉलम निकाला था उसको पीआई से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन पी आई आर आई माइनस एवरेज रिटर्न का होल स्क्वायर। ठीक है,
इसको अब हम करते कैसे हैं, करते ऐसे है कि जो हमने ये पहले 4 कॉलम बनाए RI माइनस R एवरेज का होल स्क्वायर तक तो वही रहेगा, फिर उसको टोटल करने की जगह हम उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, वो जो कॉलम आएगा उसको टोटल करके उसका वो निकाल देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। जैसे कि यही वाला क्वेश्चन है जो हमने पहले लिया था, 3 इकोनॉमिक कंडीशन है, तीनों में रिटर्न की ये प्रोबेबिलिटी है, रिटर्न होंगे 20, 15, 10 और उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3, 0.4, 0.3। अब देखिए एवरेज रिटर्न कैसे आएगा मेरा, प्रोबेबिलिटी वाले में एवरेज रिटर्न हम कैसे निकालते हैं, सिग्मा PI RI। तो मैंने रिटर्न्स को देखो, पहले 3 कॉलम मेरे को क्वेश्चन में गिवन थे, मैंने रिटर्न को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके मेरा 4th कॉलम बन गया और PI RI का टोटल 15 जो है मेरा एवरेज रिटर्न बन गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक्चुअल रिटर्न में से एवरेज रिटर्न माइनस करके इसको स्क्वायर करना है। अब मैं आपको 5th कॉलम बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। मेरा रिटर्न है 20 में से एवरेज रिटर्न 15 को माइनस किया, कितना बचा 5 का स्क्वायर 25। सिमिलरली नॉर्मल कंडीशन में 15 मेरा एक्चुअल रिटर्न और एवरेज रिटर्न भी 15 है, माइनस कर दूंगी 0, 0 का स्क्वायर 0। देन बैड कंडीशन में मेरा रिटर्न है 10 में से मैंने एवरेज रिटर्न 15 माइनस किया, बचा मेरा कितना -5, -5 का स्क्वायर अगेन 25। अब मुझे इसकी टोटल करने की जरूरत नहीं है, मैं क्या करूंगी, इस कॉलम को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करूंगी, 25 इंटू 0.3 7.5, 0 इंटू 0.40, 25 इंटू 0.3 7.5। तो अब इसका टोटल कितना आ गया, PI इंटू RI माइनस R एवरेज का स्क्वायर, सॉरी ओके, ये मेरा बन गया टोटल 15। इस 15 का अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगी, शो इन द नेक्स्ट स्लाइड, हाँ, तो टोटल आया मेरा 15, उस 15 का स्क्वायर रूट लिया, इट इज 3.87%। सो दिस इज द रिटर्न, दिस इज द रिस्क व्हेन प्रोबेबिलिटी इज गिवन टू यू। बेसिकली हमने RI माइनस R एवरेज का स्क्वायर तक वही किया, बट प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके और उसका स्क्वायर रूट लिया, हमें डिवाइड बाय n करने की जरूरत नहीं है। नाउ द लास्ट प्रैक्टिकल कंसेप्ट, प्रैक्टिकल लास्ट तो नहीं होंगे, भी सबके 2 कंसेप्ट और है इसमें। ओके आपका देखिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसको हम कहते हैं सीवी भी हमारा रिस्क का एक अलग मेजर है। कई बार क्या होता है, मान लो 2 इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको A और B, दोनों आपको रिटर्न दे रहे हैं 10%, बट एक में रिस्क 8% है, एक में रिस्क 5% है, तो ऑब्वियसली रिटर्न क्योंकि सेम है तो आप कम रिस्क वाले ऑप्शन को चूज कर लोगे। सिमिलरली 2 आपके इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां पर आपका जो रिटर्न है वो जो आपका रिस्क है वो 5% है, अब एक में रिटर्न 10% है, एक में 12%, तो ऑब्वियसली सिंस रिस्क इज सेम आप हायर रिटर्न को चूज कर लेंगे। तो इसको हम कहते हैं, तो यहाँ पे आपका क्लियर कट डिसीजन बहुत क्लियर है। लेकिन मान लो अगर ऐसा केस हो जहाँ पे रिस्क और रिटर्न दोनों वेरी कर रहे हैं, कैसे, एक इन्वेस्टमेंट है जिसमें रिस्क 5% है, रिटर्न 10% है, एक इन्वेस्टमेंट है जिसमें रिस्क 8% है, रिटर्न 20% है, तो आप किसको चूज करेंगे, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, अनदर मेजर जो हम नॉर्मली कंपैरिजन के लिए करते हैं। ये आपको रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न देता है और इसीलिए जितना सीवी कम होगा उतना बेटर होता है। It is measured as standard deviation divided by average return into 100. स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम रिस्क कहते हैं, रिस्क को रिटर्न से डिवाइड करके इनटू 100 करके हम सीवी मेजर करते हैं। जैसे मान लो अगर ये 9th वाला जो भी एग्जांपल था उसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा, इसमें देखिए 9th एग्जांपल में मेरा 3.87% रिस्क था और रिटर्न था मेरा 15%, तो ये क्या हो जाएगा 3.87 डिवाइड बाय 15 इंटू 100 25.82, या इसको 0.2582 भी कह सकते हैं, ये मेरा सीवी आ गया ना। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ क्या होता है, देखो रिस्क और रिटर्न पैरेलल मूव करते हैं, रिस्क बढ़ता है तो रिटर्न बढ़ता है तो रिस्क भी बढ़ता है, और रिटर्न कम होता है तो रिस्क भी कम हो जाता है, तो हायर द रिस्क हायर वुड बी द रिस्क प्रीमियम। अच्छा आपका जो रिस्क होता है उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो रिस्क फ्री रिटर्न होता है जो हमें टाइम की वजह से मिलता है, जो कि हमें ट्रेजरी बिल्स में भी इन्वेस्ट करने के मिलता है, और एक रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम जितना रिस्क बढ़ता है रिस्क प्रीमियम उतना ज्यादा बढ़ जाता है, और इसीलिए जितना ज्यादा रिस्क बढ़ेगा आपका रिटर्न उतना ज्यादा बढ़ता है, और इसी को हम कहते हैं रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। हर इन्वेस्टर क्या चाहता है, रिटर्न मैक्सिमाइज हो जाए, रिटर्न कम हो जाए, तो इसको हम कहते हैं रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। ना टैक्सेशन का इम्पैक्ट हमारे रिटर्न्स पे कैसे पड़ता है, देखिए
हमेशा हमें टैक्सेशन क्या है, हमारी नेगेटिव इनकम है। क्यों? हमने जो अर्न किया उसके ऊपर हम टैक्स देते हैं, तो हमारा मोटिवेशन टू इन्वेस्टमेंट हमारा कम हो जाता है। कैसे? मतलब एक वो है, दो मेरे पास ऑप्शंस है इन्वेस्टमेंट की, एक टैक्स फ्री है और एक में टैक्स लग रहा है। तो मुझे टैक्स, जिसमें टैक्स लग रहा है उसको भी आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना पड़ता है, और देखने के लिए कि भाई आफ्टर टैक्स मुझे इसका क्या रिटर्न मिल रहा है, तभी मैं कंपेयर कर सकती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास दो तरीके होते हैं, एक तो प्री टैक्स रेट ऑफ रिटर्न कंपेयर कर सकते हैं, पोस्ट टैक्स कोई भी आप फॉलो कर सकते हैं। प्री टैक्स रेट ऑफ रिटर्न आता है पोस्ट टैक्स रिटर्न डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स, और प्री टैक्स पोस्ट टैक्स आता है प्री टैक्स इनटू 1 माइनस टैक्स रेट। अब मान लो इस एग्जांपल को देखिए, मिस्टर ए हैज टू इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, either to invest in 10 years tax free REC bonds giving interest at the rate 7.5% or to invest in 10 years fixed deposit with interest at the rate 10%. Which investment option is better if Mr. A is in 30% tax bracket? देखो, एक तो आरईसी बॉन्ड है जो आपको 7.5% का रिटर्न दे रहा है, और एक आपकी फिक्स डिपॉजिट है जो आपको 10% का रिटर्न दे रहा है। ठीक है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट पे आपको टैक्स देना पड़ रहा है, और उस पे जो टैक्स का रेट है वो 30% है। अब देखो, अगर मैं पोस्ट टैक्स कंपेयर करती हूँ तो फिक्स डिपॉजिट, अब आरएससी बॉन्ड्स तो ऑलरेडी पोस्ट टैक्स है, ठीक है, इस पे तो आपका टैक्स लग नहीं रहा, तो फिक्स डिपॉजिट पे अगर मैं टैक्स दूंगी तो 10 इंटू 1 माइनस 0.3, हम लोग क्या करते हैं 1 माइनस टैक्स रेट करते हैं, 30% इज 0.3, तो 1 माइनस 0.3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो इफेक्टिवली मुझे 7% बन रहा है। लेकिन आरईसी बॉन्ड कितना दे रहा है? 7.5%। तो कौन सा बेटर है? आरईसी बॉन्ड्स बेटर है। और इसी क्वेश्चन को अगर मैं प्री टैक्स के फॉर्मूले से करती हूँ तो फिक्स डिपॉजिट में तो प्री टैक्स रिटर्न है 10%, लेकिन आरईसी बॉन्ड का प्री टैक्स रिटर्न कितना हो जाएगा? 7.5%, जिसका नेट है। तो 7.5% को डिवाइड करते हैं 1 माइनस 0.3 से, तो इट विल गिव यू 10.71%। अगेन आरईसी बॉन्ड्स आर बेटर। मैंने सिर्फ समझाने के लिए दोनों मेथड लिया, आप कोई भी एक मेथड ले सकते हैं। बेटर रहता है ये वाला, आपका पोस्ट टैक्स वाला निकालना ज्यादा रहता है, क्योंकि इसमें आप जिसमें टैक्स फ्री उसमें कुछ मत करो, जिसमें टैक्स लग रहा है उसको 1 माइनस टैक्स परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका पोस्ट टैक्स रिटर्न आ जाता है। इसी तरीके से इन्फ्लेशन का हमारे टैक्सेशन पे क्या अफेक्ट पड़ रहा है? इन्फ्लेशन क्या है? अगेन मैंने बताया, इन्फ्लेशन आपके प्राइसेस जो इंक्रीज होते रहते हैं वो हमारा इन्फ्लेशन है। ठीक है, अब मुझे एक इन्वेस्टमेंट पे दिख रहा है कि 10% का रिटर्न आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या मेरी परचेजिंग पावर 10 से बढ़ रही है? नो। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से मेरा परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो एक्चुअल मुझे जो रियल रेट पड़ रहा है मुझे वो देखना होता है कंपैरिजन पर्पस के जरिए, ना कि नॉमिनल रेट। नॉमिनल रेट मतलब जो आपका एक्चुअली स्टेटेड रेट है। जैसे आपका, अब इसी को भी एक एग्जांपल के साथ देखते हैं कि आपका नॉमिनल रेट क्या है जो आपके डॉक्यूमेंट में स्टेटेड है, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से आपका एक्चुअली इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न, या जिसको हम नॉमिनल रियल रेट ऑफ रिटर्न कह रहे हैं, वो क्या आपका पड़ रहा है। तो वो हम देखते हैं। रियल, उसके लिए हम रियल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। रियल रेट ऑफ रिटर्न कैसे होता है? 1 प्लस नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट माइनस 100 -1। जैसे मान लो एक नॉमिनल रेट है, आपको एक फिक्स डिपॉजिट है जिसपे 10% का रिटर्न मिल रहा है, लेकिन 6% का इन्फ्लेशन रेट भी मिल रहा है, इन्फ्लेशन भी आपकी 6% से बढ़ रही है, तो आपको रियल रेट ऑफ रिटर्न, आपको जो एक्चुअली आप अर्न कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं? 1 प्लस नॉमिनल रेट विच इज 10%, जिसको हम 0.1 कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय, जस्ट अ मिनट, मुझे इसमें एक करेक्शन करना है, मैं कर देती हूँ यहीं पे, सेकंड, सॉरी देयर इज अ करेक्शन, यहाँ 0.06 है, मैं इसको ठीक कर रही हूँ। ओके, 6% आपका इन्फ्लेशन रेट है, तो 6% इज रिटर्न एज 0.06। ठीक है, तो 1.1 डिवाइड बाय 1.06 माइनस 1 अगर आप करेंगे तो आपको 3.77% आ जाएगा, यानी कि आपका जो एक्चुअल रिटर्न आपको रियल रेट मिल रहा है वो 3.77% आ रहा है। ठीक है, तो ऑल्दो आपका जो स्टेटेड रेट है वो 10% है, बट एक्चुअल में जो आपको एक्चुअल में रिटर्न मिल रहा है वो 3.77% मिल रहा है। और इन्फ्लेशन के टाइम में एक रैशनल इन्वेस्टर हमेशा रियल रेट ऑफ रिटर्न को ध्यान में रखता है इन्वेस्टमेंट करने से पहले।
This is all about this chapter. Now I can take up your doubts. हाँ जी, अब बताइए, किसी को कोई डाउट है तो आप बताइए मुझे। थैंक यू शुभम, थैंक यू सो मच। पीपीटी चाहिए, पढ़ने से ज्यादा ध्यान ना आप लोगों का पीपीटी में है कि हमें ये पीपीटी चाहिए। पीपीटी मैं आपको बता दूंगी, आई कैन गिव और नॉट। हाँ हाँ हिमांशु, रियलाइज रिटर्न और होल्डिंग पीरियड रिटर्न आपके सेम है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं चांसेस, जिसको हम कहते हैं ना अपने लेमन टर्म में, इस चीज के इतने परसेंट चांस है। जैसे मान लो अब कोविड की थर्ड वेव फोर्थ वेव आने के चांस कितने हैं इंडिया में, लॉकडाउन होने के चांस कितने हैं। ठीक है, इट इज परसेप्शनल। किसी को उसके चांस कम लगेंगे, किसी को उसके चांस ज्यादा लगेंगे, इट डिपेंड्स, इट इज अ सब्जेक्टिव डिसीजन। ठीक है, लाइक फोर्थ वेव आती है इंडिया में, उसके चांसेस 50% है। फोर्थ वेव आने पे कंप्लीट लॉकडाउन होगा, आई थिंक उसकी चांस सिर्फ 10-20% है। तो स्कूल दोबारा से बंद होंगे, आपके एग्जाम ओबीई में होंगे, उसके चांसेस कितने हैं ओबीई में एग्जाम होने के, 10%। ठीक है, तो ये होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी चांसेस जिसको परसेंटेज में पढ़ते हैं और उसको हम पॉइंट्स में कहते हैं। 10% इज 0.1, 20% इज 0.2, 25% इज 0.25। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है जो हम चांसेस हम देखते हैं, किसी चीज के होने के चांसेस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। वनिता त्रिपाठी बुक इज ऑल्सो वेरी गुड बुक, आप वो भी ले सकते हैं। मेरे को आती रिश्ते की मैं सिंपलिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ, बट वनिता त्रिपाठी इज आल्सो गुड बुक। कोई बात नहीं, वनिता त्रिपाठी ले ली, सही है, बुक अच्छी है, पढ़ सकते हैं। मैंने दोनों बुक्स के नाम बोले थे। अच्छा, रियल रेट ऑफ रिटर्न का कैलकुलेशन दोबारा से बताऊं? ओके सिमरन, मैं बता रही हूँ, 2 मिनट दो। आप में से कोई कल की क्लास में था? रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ मैं बता रही हूँ। ओबी नहीं होगा सिद्धांत, ये मान के चलो ओबी नहीं होगा। इन्फ्लेशन एक्सप्लेन कर रही हूँ। और रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ क्या होता है? रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ होता है बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। रिस्क, आपका रिटर्न अगर बढ़ता है तो रिस्क बढ़ता है। जैसे मानो ट्रेजरी बिल्स जिसको हम अच्छा, कल मैंने व्हाइट बोर्ड शेयर किया था, व्हाइट बोर्ड पे मुझे, क्योंकि बिकॉज फर्स्ट क्लास थी, मुझे नहीं पता व्हाइट बोर्ड आपको विजिबल हो भी पा रहा था कि नहीं। तो कैन समवन टेल मी कि व्हाइट बोर्ड विजिबल है या नहीं? तो मैं अभी आपको जो कैलकुलेशन है व्हाइट बोर्ड पे करके दिखा देती हूँ। वॉज द व्हाइट बोर्ड क्लियर? कल की क्लास का ज्वाइनिंग लिंक ही नहीं था। सिमरन, अब आपके पास आगे की क्लासेस का तो है ना, कल और परसों भी 3 बजे मेरी क्लास होगी। फ्राइडे की क्लास कुड भी 10-15 मिनट्स लेट, कल की आपकी टाइम पर हो जाएगी। फ्राइडे को मुझे थोड़ा सा कॉलेज से आने में टाइम लग जाता है, तो मे भी 10-15 मिनट लेट हो जाए, बट क्लास होगी कल की भी परसों की भी। 2 मिनट्स मैं एक बार व्हाइट बोर्ड, अक्षय मोस्ट प्रोबेबली, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट जो आपका मार्केट इंटरेस्ट रेट होता है ना, शायद ये बॉन्ड्स का तो होता नहीं है, ये आपका रेपो वगैरह से ही से ही रिलेटेड होता है। मार्केट इंटरेस्ट रेट ये आपका बॉन्ड से नहीं होता, बॉन्ड्स का फिक्स्ड होता है, क्योंकि मार्केट इंटरेस्ट रेट आपका चेंज होता रहता है। तो शायद ये आपका रेपो रेट इससे हो सकता है, या फिर एक जो बैंक रेट होता है वो भी हो सकता है। तो ये मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगी, आई एम नॉट वेरी मच श्योर, बट बॉन्ड्स रेट तो नहीं होता मार्केट रेट। अच्छा, व्हाइट बोर्ड विजिबल है तो मैं एक बार व्हाइट बोर्ड पे कनेक्ट कर देती हूँ, और व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको कैलकुलेशन दोबारा से बता देती हूँ, ठीक है? ओके, आई होप कल का लिंक आप लोगों के पास है, कल भी क्लास इसी टाइम पे होगी, कल हम आगे का करेंगे। जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी 2 minutes टू कनेक्ट द व्हाइट बोर्ड।
Okay, is the whiteboard visible? I am sharing the whiteboard. Just a minute. Configuration is going on. It will be visible in. टिल द टाइम आपका व्हाइट बोर्ड कनेक्ट हो रहा है, मैं आपके थियोरेटिकल क्वेश्चन देख लेती हूँ। इंटरेस्ट रेट रिस्क कुंदन पूछ रहे हैं मुझसे। इंटरेस्ट रेट रिस्क कुंदन ये होता है, देखो अगर हम वैसे इतनी डिटेल में आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आप इसको इस तरह से समझो। मैंने एक डिबेंचर में इन्वेस्ट किया हो जो मुझे 8% का रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है, ठीक है। मार्केट में प्रिवेलिंग रेट भी 7-8% चल रहा है। अब मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है 8-10%। मतलब क्या है, आप इसको ये समझो कि 10% बढ़ गया, यानी कि अब जो मेरे न्यू बॉन्ड्स आएंगे उनमें जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 10% हो जाएगा। तो मेरा जो पुराना वाला बॉन्ड है जो 8% का रेट दे रहा है उसको तो कोई नहीं लेना चाहेगा ना, तो उसके प्राइजेस मार्केट में कम हो जाएंगे। तो मार्केट का रेट बढ़ने से हमारे प्रिवेलिंग जितने जो सिक्योरिटीज है उनके रेट कम हो जाते हैं, ठीक है। और मान लो अब मार्केट का रेट 5% रहेगा, तो नए जितने भी बॉन्ड्स डिवेंचर आएंगे वो 5-6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, या आप कहीं और इन्वेस्ट करते हो तो आपको 5% का रिटर्न मिलता है। तो ऑब्वियसली आपका जो आप ऑलरेडी 8% पे जो आपका बॉन्ड है, अगर आप उसको बेचने जाते हो तो उसकी प्राइसेस बढ़ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट रिस्क। कुंदन क्लियर है ये? प्लीज राइट कुंदन। बेटा मैं 3 बार बोल चुकी हूँ, जिसने भी वनिता त्रिपाठी की बुक ले ली, वेरी गुड बुक, कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हैं। कुंदन क्लियर है इंटरेस्ट रेट रिस्क? अच्छा, और लेमन टर्म्स में पहले मैं आपको नॉमिनल और रियल इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस बताती हूँ। नॉमिनल रियल इंटरेस्ट रेट में ये डिफरेंस है। ओके कुंदन, थैंक यू। नॉमिनल और रियल इंटरेस्ट रेट में आपका डिफरेंस ये है कि जो नॉमिनल रेट होता है आपका, वो जिसको हम कहते हैं ना लिखित तौर पे या डॉक्यूमेंट में जो लिखा हुआ है। मान लो मैंने एक बैंक में एफडी कराई, एफडी पे मुझे बैंक कह रहा है कि आपको 10% का रिटर्न मिलेगा, तो वो क्या है, मेरा नॉमिनल रेट विच इज स्टेटेड इन द डॉक्यूमेंट, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जरूरी नहीं है कि मुझे जो रेट है वो 10% ही पड़ रहा हो। वो क्यों नहीं पड़ेगा 10%? वो इसलिए 10% नहीं पड़ेगा बिकॉज इन्फ्लेशन की वजह से भाई मेरी अर्निंग 10% नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से एक्चुअल इंक्रीमेंट मेरा कम हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, देखो मैंने भी आपको करवाया। आई वॉज टेलिंग, इज द बोर्ड क्लियर विजिबल? आई होप द बोर्ड इज विजिबल। 1 plus nominal rate, nominal rate is the rate that is stated in the document, by 1 plus inflation rate -1। मैं कहती हूँ मेरे को 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है एफडी पे, तो 1 plus 0.1, लेकिन इन्फ्लेशन मेरा 6% है तो 0.03 -1, ठीक है। आई एम नॉट हैविंग द कैलकुलेटर इन माय हैंड्स राइट नाउ, इसलिए मैंने जो कैलकुलेट करके लिखा था। तो अगर आप ये करेंगे तो 0.0377 आएगा, जिसको अगर हम परसेंटेज टर्म में कहेंगे तो 3.77% बन जाता है। ये ऐसे आता है कि भले ही वो बैंक मुझे 10% रिटर्न दे रहा है, पर आज की डेट में 6% इन्फ्लेशन होने की वजह से एक्चुअल अर्निंग तो मेरी सिर्फ 3.77% रह गई। मेरा जो इंक्रीज हुआ है पर उसमें मेरे को जो बेनिफिट हुआ वो 3.77% का हुआ है। इसका मतलब ये भाई जो चीज पिछले साल 100 की थी वो वैसी 106 की हो गई, तो भले ही मुझे 110 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन मेरी परचेसिंग पावर इतनी नहीं बढ़ पाई। ये है इसका कंसेप्ट कि एक्चुअल रिटर्न मुझे इतना ही मिला। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। बच्चे व्हाइट बोर्ड विजिबल था? ओके, मेरे से कोई पूछ रहा है सीवी का कंसेप्ट। ओके,
मैं सीवी का लास्ट टॉपिक है, उसके बाद आई एम गोइंग टू एंड द क्लास, विल मीट टुमारो। CV इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मतलब कि अब जैसे चलो इसको एक और एग्जांपल के साथ समझाती हूँ कंपैरिजन पर्पस के लिए। मेरे पास दो इन्वेस्टमेंट्स है A और B। मेरे पास दो इन्वेस्टमेंट्स है A और B, ठीक है। एक में मुझे रिस्क है मेरा 12%, एक में रिस्क है 15%, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे रिटर्न मिल रहा है लेट्स सपोज 8%, यहाँ पर मुझे रिटर्न मिल रहा है 12%। अब मैं कैसे कंपेयर करूंगी, यहाँ पर रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम है, यहाँ पर रिटर्न रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा है, ठीक है। तो मैं सीवी देखूंगी, अब इनका सीवी क्या है। सीवी इज रिस्क डिवाइडेड बाय रिटर्न, और अगर परसेंटेज में निकालना चाहूँ तो मैं इसको इनटू 100 कर सकती हूँ। यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए के लिए 12/8 इंटू 100 विच इज 150%, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 15/12 इंटू 100 यानी कि 125%। जिसका सीवी इज अनदर नेम ऑफ रिस्क। अगर मैं प्रोपोर्शनेटली रिलेटिवली देखूं तो मेरा रिस्क किसमें कम पड़ रहा है, बी में, तो बी इन्वेस्टमेंट इज बेटर फॉर मी रेदर देन ए। क्यों, क्योंकि रिटर्न के कंपैरिजन में देखा जाए तो इसका रिस्क कम हो जाता है, बिकॉज इसका सीवी कम है, तो इट इज मोर कंसिस्टेंट सीरीज। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। सीवी क्लियर है? हाँ शुभम, नॉमिनल रिटर्न है 10%, रियल रिटर्न है 3.77%। आई होप इट इज क्लियर। ओके, थैंक यू लक्ष्मी। आप लोगों को कैलकुलेशन के लिए व्हाइट बोर्ड ज्यादा कन्वीनियंट लगता है या फिर जो मैं पीपीटी बना रही हूँ वो ज्यादा कन्वीनियंट है कैलकुलेशन के लिए? बिकॉज आई कैन डू बोथ वेज, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मुझे स्क्रीन स्विच करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं फिर कल उसी तरीके से करवाऊंगी आपको। व्हाइट बोर्ड पे करवाऊं या पीपीटी में ही टेबल डालूं जैसे आज डाली हुई थी? ठीक है शुभम, फिर कल पीपीटी पे डाले व्हाइट बोर्ड। फ्यू पीपल आर सेइंग व्हाइट बोर्ड, फ्यू आर सेइंग पीपीटी। चलिए ठीक है, वो हम देख लेंगे एट द एंड। आई विल अटैच द व्हाइट बोर्ड फॉर 10-15 मिनट्स, ताकि जो कंसेप्ट आपको अगर लगता है कि आपको पीपीटी के टेबल में समझ नहीं आया वो हम व्हाइट बोर्ड पे कर लेंगे, ठीक है। So okay, I'm leaving now, all of you can leave, we'll meet tomorrow with a new topic.